द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आखिर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या? चलिए आइए स्टूडेंट समझते हैं इसको। मेरे पास एक कंडक्टर है सिलेंड्रिकल शेप का। मान लेते हैं उसमें मैं इलेक्ट्रॉन्स कुछ बनाता हूँ इस तरीके से। दिस इज इलेक्ट्रॉन वन, इलेक्ट्रॉन टू, थ्री, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। लेट्स से 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से अलाइंड है। अब मैं इसके अक्रॉस बैटरी लगाता हूँ। इस कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी में लगाना चाहता हूँ और कुछ इस तरीके से बैटरी लगा देता हूँ। सो दिस इज माय बैटरी। ये मेरी बैटरी हो गई। कुछ इस तरीके से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। मान लेते हैं ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। फाइन। और जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव टू नेगेटिव, कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो छोटा सा एरो मैंने लगा दिया। अब अब इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह की जो फोर्स पैदा करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे कुछ इस तरीके से। ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं। और इनका मोशन कैसा होगा? मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स क्रिएट करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल खींचेगा और इस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन होगा। सो दिस वुड बी एन एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि फोर्स, जब भी फोर्स अप्लाई होती है तो एक तरह का एक्सेलेरेशन आता है मूवमेंट में। सो ये एक तरह का एक्सेलरेटेड मोशन होगा। क्या मेरा कहना ठीक है? चलिए आगे समझते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो रहे हैं। इस एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है एक्सेलरेशन का कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन तो मिल गई है जो कि इस एरो से रिप्रेजेंट हो रही है। तो इसके मैग्नीट्यूड में, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में लगातार चेंज आ रहा है। अब ये चूंकि एक्सेलरेटेड मोशन है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ता जा रहा है। इट इज इंक्रीजिंग एवरी मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जब इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज, अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीजिंग एवरी मोमेंट, इसका मतलब ये हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन ही तो, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ही तो करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। करंट इज व्हाट? मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। करंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ती जा रही है। इट इज इंक्रीजिंग, बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब करंट भी बढ़ता जा रहा है हर पल। यानी कि अगर इस ए पॉइंट, ये पॉइंट मैं ए ले लेता हूँ, ए पॉइंट में अगर आई था करंट, तो बी पॉइंट पे आई प्लस डेल्टा आई हो जाएगा। करंट बढ़ रहा है हर पल। सो ओम्स लॉ क्या कहता है? अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं, ओम्स लॉ व्हाट डज इट से? ओम्स लॉ कहता है कि जो पोटेंशियल है अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर अक्रॉस इट। अब अगर मेरा पोटेंशियल इज कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट है पोटेंशियल, जो कि जब बैटरी है, बैटरी एक तरह से कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, तो करंट भी कंडक्टर में कांस्टेंट ही होना चाहिए। और अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर मैं हटाऊं तो इट बिकम्स आर आई, आर जो कि रेजिस्टेंस है मटेरियल का। सो ओम्स लॉ ये कहता है कि बैटरी वोल्टेज अप्लाइड बाय द बैटरी इज कांस्टेंट, तो करंट भी कांस्टेंट होगा कंडक्टर के अंदर। और मैंने अभी जो मॉडल के थ्रू डिस्कस किया आप लोगों के साथ, उसमें तो एक एक्सेलरेटेड मोशन हमें देखने को मिला। और एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एवरी मोमेंट। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, इसका मतलब करंट भी इंक्रीज हो रहा है एवरी मोमेंट। तो ये कैसे हो गया? कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ की है मैंने। तो ये जो मॉडल मैंने बनाया इलेक्ट्रॉन्स का, ये एक्चुअली मैंने गलत बनाया, जिससे जो मेरी फाइंडिंग, जो ऑब्जर्वेशन, वो गलत निकल के आई। ओम्स लॉ इज राइट। अब ये सारा मैकेनिज्म हो किस तरीके से रहा है? अगर मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो ऑब्वियसली एक्सीलरेटेड मोशन है। तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ते रहना चाहिए टाइम के साथ।
करंट भी बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है? तो ये जो मैंने मॉडल लिया है इलेक्ट्रॉन्स का, ये मैंने गलत बनाया है। एक्चुअल में होता क्या है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब कुछ इस तरीके से लेते हैं, मान लिया एक इलेक्ट्रॉन से समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज माई वन इलेक्ट्रॉन, ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली कंडक्टर के अंदर रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। ये जो मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से हैं, इस तरीके से रखे हुए हैं, ऐसा नहीं होता। स्टडीड नहीं है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, उनका जो मोशन है इट इज रैंडम, टकरा रहे हैं एक दूसरे से। कुछ इस तरीके से होता है। मान लिया ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे होल्स हैं, होल्स अपनी जगह पे रुके हुए हैं। और कुछ दो तीन होल्स ले लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से ले लिया मैंने, और एक यहाँ ले लेते हैं, और पेन, तीन ले लिया मैंने। तो अब दिस इज माय इलेक्ट्रॉन, और रैंडमली मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ कोलाइड करते हैं। ये कुछ इस तरीके से इसने कोलाइड किया इसके साथ, और यहाँ से टकराने के बाद मान लेते हैं ये पहुंच जाते हैं यहाँ पे टकरा के, और यहाँ से टकरा के मान लिया ये पहुंच गए यहाँ पे, कुछ इस तरीके से टकराया। और यहाँ से टकराने के बाद द इलेक्ट्रॉन फाइनली रीचेस हेयर। तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने ले लिया, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए। तो ये इस तरीके से मैंने एक इलेक्ट्रॉन की रैंडम मूवमेंट एंड कोलिजन विद होल्स को विजुलाइज किया, आपके सामने दिखाया। अब दिस इज व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। ये मेरा कंडक्टर था। अब मैंने क्या किया, इस कंडक्टर के अक्रॉस, दिस इज द कंडक्टर, इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज अप्लाई की, और ये मेरा हो गया पॉजिटिव, और इधर की तरफ हो गया हमारा नेगेटिव। अब दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होगी टूवर्ड्स पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। अब इसकी मूवमेंट को एनालाइज करते हैं। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इट वुड बी एन एक्सेलरेटेड मोशन। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अब जो मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे टकराने वाला था, यहाँ पे, इट विल नॉट स्ट्राइक हेयर। जब अब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लग चुका है अक्रॉस द कंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो डिविएट हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये कुछ इस तरीके से जाना स्टार्ट कर देगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज अप्लाइड। अभी यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, फर्स्ट वाले होल के यहाँ पे इसने स्ट्राइक किया, और उसके बाद यहाँ से टकराने के बाद इट विल अगेन स्ट्राइक नेक्स्ट होल समवेयर हेयर, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। और यहाँ से टकराने के बाद ये तीसरे वाले होल को इट विल स्ट्राइक समवेयर हेयर, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। तो ये इसकी मोमेंट कुछ इस तरीके से ड्रिफ्ट हो गई, और यहाँ से टकराने के बाद इट विल रीच हेयर। सो कुछ सीधा बना देता हूँ, इट विल रीच हेयर समवेयर हेयर। ये मेरा यहाँ पे पहुंचेगा ये इलेक्ट्रॉन, ये मेरा पॉइंट हो गया बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, हालांकि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के उसको पहुंचना था यहाँ इस पॉइंट पे, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, सर्टेन वोल्टेज हमने अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बना, तो उससे जो मेरा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन थी, इंस्टेड ऑफ ए इट ड्रिफ्टेड टू पॉइंट बी। यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो गया। तो ये इतना इसका ये ड्रिफ्ट रहा, पोजीशन में ड्रिफ्ट हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी ड्रिफ्ट को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ऑन एन एवरेज इलेक्ट्रॉन्स इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कांस्टेंट कैसे बोल दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। एक तरफ तो मैं बोल रहा हूं कि वोल्टेज, बैटरी से वोल्टेज अप्लाई की है, और वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है जिससे फोर्स पैदा होती है, फोर्स एक्सीलरेटेड मोशन को जन्म देती है। और इधर तो एक्सीलरेटेड मोशन मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की दैट इज कांस्टेंट। उससे आप ये देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इसमें एक्सेलरेशन आया, एक्सीलरेटेड मोशन हुआ,
कोलिजन्स की वजह से डेसिलरेशन हुआ, मोशन को रिटार्ड किया गया। सो एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मोशन को एक्सेलरेट कर रहा है, दूसरी तरफ जो कोलिजन्स हैं वो मोशन को डेसिलरेट कर रही हैं। तो एक्सेलरेशन और डेसिलरेशन बैलेंस आउट जब कर देते हैं, तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं। कुछ इस तरीके से पॉइंट ए पे आना था, आ गए वो पॉइंट बी पर। इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो जो मेरा मॉडल था, जो मैंने ये लिया, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एम्बेडेड, एक तरफ स्टडीड नहीं है, रुके नहीं हुए, रादर इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन, कोलाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ, एक दूसरे के साथ। अभी जैसे ये इलेक्ट्रॉन जब इस होल के साथ कोलाइड करता है तो इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, ये वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेट कर रहा है होल, और ये होल वाइब्रेट कर रहा है। और जब ये होल्स वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन से हीट जनरेट होती है, और वो हीट आप फील कर सकते हो। जब भी आप अपना कभी मोबाइल चार्ज करेंगे तो अडेप्टर को आप टच करके देखें, यू विल फील द हीट। और वो हीट क्या है? वो यही है कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद होल्स, और ये होल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, हीट पैदा कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं और आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो इतना मुझे पता लग गया कि अगर ज्यादा हीट में महसूस कर रहा हूं तो इसका मतलब ये भी तो होगा कि ज्यादा कोलिजन्स हो रहे हैं, और जितने ज्यादा कोलिजन्स हैं उतना ज्यादा डेसिलरेशन है। चलिए एक चीज समझते हैं, हीट का मतलब, एक जो हीट पैदा करने वाली चीज क्या है? टेम्परेचर। एंड इधर मैं बात करता हूँ पोटेंशियल, बात कर लेते हैं वोल्टेज की। अब एक चीज समझते हैं, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, लेट्स से मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, वोल्टेज को अभी लेट्स कांस्टेंट, इसको मैंने कांस्टेंट इस तरीके से कांस्टेंट रख दिया, और टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, तो उससे मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाने से जो थर्मल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो इंक्रीज होगी ऑब्वियसली। अब थर्मल एनर्जी जब इंक्रीज हो गई, इनकी जो इंटरनल एनर्जी, एक तरह से जो इनके पास एनर्जी थी बढ़ गई, तो कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। मोर कोलिजन्स, कोलिजन्स अगर बढ़ गए, ज्यादा कोलिजन्स हो जाएंगे। थर्मल एनर्जी बढ़ गई, ज्यादा कोलिजन्स हो गए। ज्यादा कोलिजन्स का मतलब क्या था? ज्यादा डेसिलरेशन, ज्यादा रिटार्डिंग फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन्स पर। अब जो ड्रिफ्ट इस इलेक्ट्रॉन का ए से बी की तरफ होना था, वो कुछ बीच में हो जाएगा, यानी कि उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, यानी कि फ्लो ऑफ करंट कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर्स का जो फ्लो ऑफ करंट होता है उनके अंदर, वो कम हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर मैं टेम्परेचर को ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखता हूं, और दूसरी तरफ वोल्टेज बढ़ा देता हूं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा मेरे कंडक्टर, मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? जैसे मैंने वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज बढ़ाने से एक तरह से इनका फॉरवर्ड मोशन बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो अगर वो पॉइंट बी पे आने थे, वोल्टेज बढ़ाने से कुछ इस पॉइंट पे आ जाएगा, ये तो मैंने थोड़ा आगे ले लिया, लेकिन इस पॉइंट पे आ जाएगा, सी पॉइंट पे। तो एक उसी टाइम पे बी पे आना था, लेकिन उसी टाइम पर वो, उतने टाइम पे वो सी पे आ जाएगा, तो एक तरह से उसका ड्रिफ्ट बढ़ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी बढ़ गई। सो वोल्टेज बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी कि करंट बढ़ जाएगा। तो यही तो ओम्स लॉ कहता है, जो वोल्टेज अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा। करंट कैसे बढ़ा? बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इंक्रीज हुआ। सो ये कॉन्सेप्ट था। और हाँ, जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, जो अगर मैं बात करूं इनके मैग्नीट्यूड की, तो जो रैंडम कोलिजन्स हैं, एक तरह से रैंडम वेलोसिटी, अगर मैं बात करूं थर्मल वेलोसिटी, जो उनकी थर्मल एनर्जी की वजह से होती है, ये ऑलमोस्ट लगभग जो है 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1000 किलोमीटर पर सेकेंड थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की। जबकि यहाँ पे अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें, तो वो इसके सामने कुछ भी नहीं है, वो मिलीमीटर पर सेकेंड में होती है। तो आप देख सकते हैं कितना ड्रास्टिक डिफरेंस या मैग्नीट्यूड में अंतर है जो रैंडम वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की
10 लाख मीटर पर सेकेंड या 1000 किलोमीटर पर सेकेंड, जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो मिलीमीटर पर सेकंड में हमें देखने को मिलते। तो इसके मुकाबले तो ये बहुत ही धीरे ड्रिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो कि करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। थैंक यू वेरी मच।